के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यदि तुम्हारे एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें तो उसमें उसकी सामाजिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, आर्थिक विशेषता और धार्मिक विशेषता सबका वर्णन करेंगे। और एग्जाम में अगर सिर्फ कोई एक या दो विशेषता पूछता है तो वो हम वर्णन करेंगे। याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता हो या कोई भी क्वेश्चन हो, अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछे, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले उसकी भूमिका के बारे में कुछ लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? तो भूमिका इसमें लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व के बीच हिस्ट्री की किसी भी प्रश्न को लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कब, फिर कहाँ, फिर कौन। तो लिखेंगे 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व के बीच के कालखंड को भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सिंधु घाटी क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। मतलब यह सिंधु घाटी क्षेत्र में अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। तो कहाँ भी हो गया बच्चे, कब भी हो गया और कहाँ भी। फिर कहता है कि यह सबसे बड़ी तथा सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पढ़े तो हड़प्पा की हम कब, कहाँ, कौन, ये हम पढ़ चुके हैं। तब हम इसमें मेनली अब पढ़ेंगे क्या, ये हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मतलब किसी प्रश्न की सबसे पहले भूमिका देते हैं, भूमिका देने के बाद से तब उसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, हेडिंग दे देंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित है या प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, दोनों लिख सकते हैं। पहला हम क्या लिखते हैं? श्रेष्ठतम तथा सुनियोजित नगर। एक एक करके सब विशेषता मैं बता रहा हूँ बच्चे। नगर कैसे हुआ करते थे, ये नगरों के बारे में हम बता रहे हैं। तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगरों की स्थापना सुनियोजित ढंग से की गई थी, जिसका उदाहरण प्राचीन संसार में कहीं नहीं मिलता है। नगरों का प्रबंध सर्वोत्तम था। गलियां एवं बाजार इस प्रकार बनाए गए थे कि वायु अपने आप ही उसमें उसे साफ कर देते थे। मतलब समझो बच्चे, हड़प्पा सभ्यता में जो बाजार बने हुए थे, जो गलियां बनी हुई थी, जो मकान बने होते थे, उसमें इस तरीके होता था कि हवा एक तरफ से आए तो दूसरे तरफ प्रवेश करे। जैसे हम लोग घर भी बनाते हैं तो एक तरफ दरवाज़ा रहता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग या तो खिड़की रखते हैं और नहीं तो ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेटर छोड़ देते हैं कि हवा का आदान प्रदान उसमें होते रहे। ये सब व्यवस्थाएं हड़प्पा सभ्यता में हुआ करती थी। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम इसमें कि कैसे कैसे क्या बनता था बच्चे। तो कहता है कि श्रेष्ठतम सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित निकास व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में जो उसमें नगर में जो व्यवस्था होती थी बच्चे, उसको इस तरीके से किया जाता था ताकि जल हो या मलमूत्र हो या कोई भी चीज़ें हो आसानी से एक दूसरे तरफ निकल सके। वही कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में सफाई का कितना ध्यान यहाँ के लोग रखते थे, माने जितना ध्यान, कितना नहीं, जितना ध्यान यहाँ के लोग रखते थे शायद ही किसी दूसरे देश के लोग रखते होंगे। वहाँ की पक्की एवं छोटी छोटी नालियाँ आज भी हमें आश्चर्य में डाल देती है। मतलब कि अब अपने मन से भी लिखोगे बच्चे इसमें कि नालियों की सफाई करने के लिए व्यवस्था हुआ करता था। सड़कें चौड़ी हुआ करती थी कि एक साथ दो गाड़ी आसानी से निकल सके। गलियां भी चौड़ी हुआ करती थी, माने नल जल मल का उत्तम प्रबंध था। ये सब टेक्निक वहाँ से उपलब्ध थे। ये सब उसकी विशेषताएं हैं बच्चे। ये नगर की विशेषता अभी बता रहा हूँ, याद रख लेना सब, ठीक है ना। इसके बाद हम अलग विशेषता इसकी बताएंगे। सुंदर एवं उपयोगी कला। अब इसमें देख लो बच्चे, यहाँ के कला में दो विशेष गुण थे जो अन्य देशों की कला में एक साथ देखने को नहीं मिलती है।
इस सभ्यता में बनावटी लेश मात्र भी नहीं था, माने आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं थी होती थी। जैसे आज के ज़माने में कला जो भी है बच्चे वो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्यों है? अभी देखो, मैं देखा था दरगाह पे आता हूँ तो देखता हूँ कि एक मुर्गा बेचने वाला फिगर बना के रखा है, ठीक है ना, और आदमी का बॉडी है और चेहरा बना दिया है मुर्गे का। आ रहा समझ में ना? ऐसे देखते हो तुम लोग, आदमी का बॉडी और चेहरा बना दिया घोड़े का, सलमान खान का बॉडी, और उसमें समझो कि प्रधानमंत्री का, समझो कि कभी केजरीवाल का, कभी उसमें हेड जोड़ देता है सब। आ रहा समझ में ना? इसको आर्टिफिशियल कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ऐसी चीज़ें नहीं थी, वास्तविक कला वे लोग मात्र दिखाते थे। अगर आज हम लोग मर जाएं बच्चों और हज़ारों साल बाद अगर ये फिगर मिल जाए दरगाह पर का मुर्गा वाला, तो लोग उस समय क्या कहेंगे? हाँ, कि 2024 में भारत के गोपालगंज में आदमी ऐसा हुआ करता था कि बॉडी रहता था आदमी का और सर रहता था मुर्गे का। वो तो देख कर ही ना वर्णन करेगा बच्चे। तो इस प्रकार से हमें दिक्कत होती है ये लेखन करने में। फिर भी जो दिया है उसे समझो। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की कला इतनी सुंदर होती थी कि निगाहें हटने का मन नहीं करता था। ये बनावटी चीज़ें लिखना पड़ता है बच्चे। कोई भी प्रश्न रहेगा ना तो उसकी विशेषता ऐसे प्रूव करते हैं। अगर कोई मान लो तुम्हारे घर में कोई लड़का ही है, कोई अगर फिगर ही बना के तुम्हें दिखा दे तो तुम, अरे बेटा तुम इतने भाई मेरे इतने अच्छे फिगर बनाए हो ना कि मन नहीं करता कि आंखें हटाओ इससे। अब वो क्या करेगा? और मन से बनाएगा। तीसरा लिखना पड़ता है बच्चे। फिर भी वहाँ की विशेषता ये थी। तो सामान्य तौर पर नगरीय विशेषता में हम लोग पढ़े थे बच्चे कि कैसे वहाँ का ये व्यवस्था था। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें से? सामाजिक स्थिति काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसमें से इससे ज़्यादा जो मैं समझाऊंगा, जो लिखा हुआ इससे समझाऊंगा, उसको ज़रूर लिख लेंगे। सामाजिक स्थिति या सामाजिक विशेषता का वर्णन कैसे करेंगे? ध्यान दो पहले मेरी तरफ। सामाजिक स्थिति अगर पूछते बच्चे या सामाजिक विशेषता पूछे तो इसका मतलब होता है कि लोग क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, उनका भाईचारा कैसा था, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या मनोरंजन करते थे। समाज में यही सब करते हैं जी। समाज में क्या करेंगे? अभी देख लो होली आया है, तुम्हारा भाई एक तो कुर्ता खरीदेगा तो तुम कहोगे मैं जीन्स खरीदूंगा। अगर तुम्हारी एक सिस्टर है, मान लो 4 सिस्टर है, एक सिस्टर को जैसे जीन्स टॉप खरीदोगे तो दूसरे एकदम सुपर टॉप खरीदवाने लगेगी। ऐसा करके सब समाज में यही चीज़। अगर एक लड़की अभी 4 ठो चूड़ी पहनेगी तो दूसरी वाली 8 ठो पहन लेगी। तो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या मनोरंजन करते हैं, ये सब व्यवस्था किसमें आता है जी? सामाजिक व्यवस्था। माने हड़प्पा सभ्यता में लोग ऐसे क्या क्या करते थे ये सब लिख दो। अगर ये लिख देते हो तो उसकी सामाजिक व्यवस्था हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं बच्चे, कह रहा है इसमें कि हरमोहन जोदड़ों की खुदाई से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश जनता खेती करती थी। क्या करती थी जी? याद रख लेना बच्चे, खेती, कृषि और पशुपालन, ये 2 चीज़ें हड़प्पा सभ्यता के पहले से शुरू होती है। ठीक है ना? 9 पछाड़ काल से शुरू होगी। याद है ना तुम लोग को? आज तक अगर कहे कि भारत में अगर लोग पूछे कि गोपालगंज के लोग क्या करते हैं तो गोपालगंज के अधिकांश लोग कृषि और पशुपालन करते हैं। भारत में अधिकांश लोग क्या करते हैं? कृषि और पशुपालन करते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है। जिस काल में पूछा जाए कि मौर्य काल में लोग क्या करते थे, अकबर काल में लोग क्या करते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में लोगों का पेशा क्या था, तो हड़प्पा से शुरू करेंगे, है ना? 9 पछाड़ से शुरुआत होता है, लेकिन वहाँ से शुरू करेंगे और आज तक ये जरूर लिखेंगे कि लोगों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि और पशुपालन। कॉमन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताऊंगा, सभी क्वेश्चन कैसे लिखना है। ठीक है बच्चे? दूसरा क्या? अच्छा, यो नगरों के चारदीवारी से बाहर रहते थे। कोई भी व्यक्ति नगर के चारदीवारी से बाहर रहता है। खेती करने वाले, हमने बताया था कि शहर 2 हिस्से में बटे थे, पूरब और पश्चिम। ऊंचे जगहों पे कौन रहते हैं? बड़े लोग होते हैं। हर काल में यही होता है। जिसका पुरोहित रहते थे, जमींदार किस्म के लोग जो होता है वो रहता है। तो अच्छा, अब देख लो बच्चे, तो जो गरीब हुआ करते थे, जो मुख्य तौर पे खेती में किया रहते थे बच्चे, वो कहाँ रहते थे? नीचे रहते थे और चारदीवारी से बाहर रहते थे। और वे अब क्या उपजाते थे? गेहूँ, जौ, मटर आदि
और कपास की खेती करते थे। मुख्य तौर पे गेहूं और जौ, मटर भी उपजाते थे बच्चे, और कपास की भी खेती किया करते थे। तो गेहूं और जौ तो शुरू से ही इसका साक्ष्य मिला है बच्चे, समझ में आएगा ना जी, चारों तरफ से करेंगे। लेकिन उस समय के लोग धान उपजाते थे कि नहीं उपजाते थे, इसका बहुत कम साक्ष्य मिला है। हालांकि धान उपजाते थे, लोथल से मिलेगा तुम्हें, कोल्डिवा से मिलेगा बच्चे, ठीक है ना जी। तो धान की भूसी के साक्ष्य लोथल से मिलेगा। कहाँ से क्या मिलेगा इसकी एक सूची भी मैंने तुम्हें बना रखा है वीडियो में, उसको देख लेना तुम लोग, ठीक है ना। फिलहाल अब आ जाओ, कहते हैं पशुपालन भी उनका मुख्य पेशा था। पशुपालन मैं बता दिया, नौ पछाड़ काल से शुरू करेंगे। हड़प्पा काल हो तब, या वैदिक काल हो तब, महाजनपद काल हो तब, या समझ लो ये मौर्य काल हो, गुप्ता काल हो, गुप्तोत्तर काल हो, मध्यकालीन हो, आज हो, ये दो काम जरूर करते हैं बच्चे। मैं बोला कि गांव में देख लेना, प्रायः खेती करते हैं लोग, अगर और पशुपालन करते हैं। जिसको गाय पालने का कुवत नहीं है, वो जगह नहीं है, वो क्या करेगा, बकरी पाल लेता है। जिसको बकरी का भी जगह नहीं, वो मुर्गी पाल लेता है बच्चे। ऐसा करके कोई ना कोई चीज़ पाल ही लेते हैं हम लोग, ठीक है ना जी। और कहते हैं कि वे गाय, बैल, भैंस, बकरियां और हाथी भी पालते थे, परंतु वे घोड़े एवं भेड़ के ज्ञान से अपरिचित थे। घोड़ा का एकमात्र साक्ष्य देता है सुरकोट टटा। कौन सा जगह जी, सुरकोट टटा एक ऐसा जगह है जहाँ घोड़े का मात्र एक जगह से साक्ष्य मिलता है। इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है ईरान के लोग, मेसोपोटामिया के लोग कभी अपने घोड़े से आए हो यहाँ पर, और उनका घोड़ा यही मर गया हो, तो वहाँ से एक जगह से हड्डी का साक्ष्य मिल जाता है। किसी एक जगह से मात्र कोई साक्ष्य मिलने से ये नहीं कहा जाएगा ये सब जगह है। जैसे मैंने बताया बच्चे, ये मुर्गा जो बनाया है यहाँ पर दरगाह पर, आदमी का फिगर है, तो वो भी बॉडी बिल्डर एकदम, समझो बॉडी बना दिया है सलमान खान से भी बड़ा, चेहरा लगा दिया है मुर्गे का। तो अगर सिर्फ एक ही जगह से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता है, तब हम इसको ये नहीं कहेंगे कि सब जगह ऐसा लोग मिलते थे। ये हजारों वर्ष बाद की बात बता रहा हूँ बच्चे, अगर मर गए तब, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से वहाँ के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ रहते थे, कौन सा काम करते थे, ये सब समझ गए। तब आगे सुनो, कहता है कि लोग ऊनी और सूती वस्त्र पहनते थे। कौन कौन वस्त्र, ऊनी और सूती। सूती वस्त्र कपास से बनता है बच्चे, याद रखना। और कपास का साक्ष्य कौन देता है, मेहरगढ़। अभी मैं बताया हूँ बीपीएससी के एग्जाम में पिछली बार कुछ साल पहले पूछा था, आ रहा समझ में ना जी। मेरे एग्जाम में पूछ चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कपास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। कहते हैं कि आभूषण स्त्रियों और पुरुषों दोनों का प्रिय था। माने आभूषण प्रेमी स्त्री और पुरुष दोनों थे। सबसे ज़्यादा आभूषण प्रेमी कौन थे, स्त्रियां थी बच्चे। उस समय भी आभूषण के प्रेमी हो, आज भी तुम लोग प्रेमी हो बच्चे, भले पढ़ने आते हो, देख लो। अभी किसी का शादी ब्याह नहीं हुआ, लेकिन नाक में, मुंह में, कान में बांधती, अरे मुंह में नहीं बांधते हैं सब, नाक में, कान में, गले में, ये बांधते हैं हम लोग। तो आज से नहीं बांधते हैं, ये कब से बांधते हैं, हड़प्पा काल से। पुरुष भी पहनते हैं बच्चे। अब कहीं नहीं पहनेंगे तो उंगली में पहन लेंगे, कोई कहीं हाथ में पहन लेता है बच्चे, अब कोई नहीं तो गला में पहन लेता है बच्चे। आ रहे समझ में ना। ये सब हम आज से नहीं पहन रहे हैं, हड़प्पा काल से चलते आ रहे हैं बच्चे। अच्छा, बच्चे खिलौने से आनंद प्राप्त करते थे, आज भी करते हैं कि नहीं जी। तो आज तो बच्चे मोबाइल से भी आनंद प्राप्त करते हैं, ठीक है ना जी। अब खिलौना भी मान लो, उस समय के खिलौने प्लास्टिक के नहीं बनते थे, किसके बने थे, हाँ मिट्टी के, और नहीं तो लकड़ी के बनाते थे, ठीक है बच्चे, मिट्टी का। अच्छा, जबकि बड़े, कहता है कि संगीत, जो बड़े लोग होते थे वे किस में आनंद प्राप्त करते थे, संगीत, नृत्य, चौपड़। चौपड़ समझते हो, जिसे आज हम लूडो कहते हैं, पासा। सपनी मामा के देखा ना कि बहुत छोटे मामा हो बच्चे भांजे, ऐसा करता है ना। महाभारत देखा है ना सब, अरे कभी देख लेना रे महाभारत, गांव का महाभारत केवल मत देखा कर, ठीक है ना। महर्षि वेद व्यास की लिखी गई रचना जो महाभारत है, कौरव और पांडवों का जिसमें बताया गया है, वो पढ़ोगे इसमें, ठीक है बच्चे। तो कहता है और क्या करते थे बच्चे, नृत्य तो करते थे, संगीत भी मान लो कि गाते ही थे बच्चे, और उसके साथ साथ हाँ, उसके साथ साथ पशु पक्षियों के लड़ाई में आनंद प्राप्त करते थे। देख लो बच्चे,
गांव के लोग कभी कभी इकट्ठा हो जाते थे, ठीक है ना। मोहल्ले में अगर मुर्गा रख लिए, मुर्गी रख लिए, तो वो मनोरंजन कैसे होता था, एक मुर्गा अपना लेके आएगा, दूसरा मुर्गा अपना लेके आएगा, दोनों मुर्गा को लड़वा देते थे। और जब दोनों मुर्गा लड़ते थे तो गांव के बच्चे बूढ़े सब लोग एकदम खड़े होकर खूब ताली मारते थे, जिसका मुर्गा जीत गया उसको शाबाशी भी देते थे। यही नहीं, बैल को लड़वाते थे, भैंसा को लड़वाते थे। आज दक्षिण भारत में जाओगे बच्चे, सच पूछो तो भारत में जहाँ हम लोग रहते हैं तो वास्तविक भारतीय हम लोग नहीं है बच्चे। द्रविड़ के जो लोग हैं दक्षिण भारत के, वही इस देश के असली वारिस हैं। समझ में आ गया ना। वे जैसे जैसे पश्चिम से आर्य आते गए, हम लोग को भगाते चले गए। असली भारतीय जो भाग कर वहाँ चले गए, आज भी अपनी इज्जत आबरू बचाए रखे हुए हैं। हम लोग उत्तर भारत वाले कौन है, मिक्सअप हैं। हमारे भारत के लोग, भारत की स्त्री या पुरुष, और पश्चिम से आया जो समझ लो आर्य, मैंने पश्चिमी सभ्यता के इराक, ईरान, टर्की, सीरिया, जॉर्डन से, वो सब जब आए तो वहाँ के गोरे गोरे लोग, हम लोग के काले काले लोग, दोनों का आपस में मिलन हो गया, स्त्री और पुरुष का। एक नया कलर निकल गया बच्चा, हम लोगों का कलर। कौन सा कलर, गोल्डन कलर। हम लोग गोल्डन कलर का है, न गोरे हुए हम न काले। तो हम लोग मिक्सअप है बच्चे, आ रहा समझ में ना। लेकिन असली भारतीय कौन है, वही दक्षिण भारतीय वाले जो द्रविड़ प्रजाति के कहा जाता है। आ रहा समझ में ना। तो द्रविड़ वाले आज भी वो खेल खेलते हैं, इसीलिए पिक्चरों में दिखाता है कि एक आता है भैंसा, दूसरा भी अपना भैंसा लेकर आता है, वो लड़ते हैं, ठीक है ना। या कभी कभी आदमी को और बैल को लड़ते हुए दिखा दिया जाता है। अर्थात पशु पक्षियों और जानवरों से लड़ाई करके भी लोग आनंद लिया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहता है कि सदा सादा भोजन करते थे। कौन सा भोजन करते थे जी, सादा भोजन करते थे। और सादा भोजन माने शाकाहारी थे बच्चे मुख्य तौर पे, लेकिन मांसाहारी भी हुआ करते थे। याद रख लेना कि मांस मछली का सेवन शुरू से ही इंसान किया है, वो कभी छोड़ा नहीं है। लेकिन जो शाकाहारी भोजन करते थे उसमें वो खाते क्या थे बच्चे, तो गेहूँ और जौ तथा दूध एवं दूध से बने पदार्थ उनका मुख्य आधार था। वे फल तथा सब्जियां भी खाते थे। इसके साथ वो पहनते क्या थे मैं बता दिया। तो इस तरीके से आभूषण भी क्या पहनते थे, आभूषण पहनते थे, चूड़ियाँ पहनते थे। चूड़ियाँ तो महिलाएं इतनी पहनती थी बच्चे कि वो समझो कि वो एक हाथ में चूड़ियाँ पहनती थी, नीचे से लेकर एक कलाई से लेकर और कहाँ तक, वहाँ के ऊपरी से तक, एक ही हाथ में एकदम हड्डियों की चूड़ियाँ पहन लेते थे। कभी कभी हड्डियों को गोल गोल एकदम समझो कि, और नहीं तो समझो कि मिट्टी के बने हुए। कालीबंगा, राजस्थान में स्थित कालीबंगा एक ऐसा जगह जहाँ से चूड़ियों के कारखाने का साक्ष्य मिला है। आ रहा समझ में ना जी। मैंने वहाँ से चूड़ियाँ ही बनती थी। काली काली, बंगा माने बैंगल, चूड़ी होता है बच्चे। तो चूड़ियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। चन्नू दड़ो, वहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है बच्चे। वहाँ की महिलाएं लिपस्टिक भी लगाया करती थी। वो लिपस्टिक क्या लगाती थी, राख को उठा के ऊँट पे लगा लेती थी, हो गया वो, और यहाँ के नीचे लगा लेते थे, सुंदरी हो जाती थी, है ना। आज भी महिलाएं देखो, प्रायः तुम्हें देखने के लिए मिलेगा बच्चे, महिलाएं जनरली पिंक कलर का लिपस्टिक लगाती थी। आज के ज़माने में अब क्या, ग्रीन कलर का अगर कपड़ा पहनती तो ग्रीन कलर का लिपस्टिक लगा ली, रेड का पहनी तो रेड का लगा ली, येलो का पहनी तो येलो का लगा दी, मेकअप कर देती है ऊपर से नीचे तक एक ही जैसे, भूतनी की तरह कभी कभी लगती है बच्चे। तो चलो, प्राचीन काल में भी लगती थी, आज भी लगती है। तो ये हमारा सामाजिक स्थिति। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, राजनैतिक स्थिति। क्या पढ़ने जा रहे हैं, राजनैतिक स्थिति। दिखाता है इसमें से, ठीक से समझते जा, जो बोल रहा हूँ सो सब लिखना, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ बच्चे। अब हम क्या पढ़ेंगे, राजनैतिक स्थिति। तो सिंधु घाटी सभ्यता का शासन का प्रमुख केंद्र हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो था। माने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ऐसे बड़े शहर थे जहाँ से पूरे हड़प्पा सभ्यता को नियंत्रित किया जाता था। पुरोहित वर्ग ही राज्य का शासन चलाता था। कौन चलाता था, मतलब जो साधु संत हुआ करते थे वो राज्य चलाते थे बच्चे। जमाना आ गया है 2025 में हम लोग जी रहे हैं, और इसमें भी देख लो योगी बाबा शासन चला रहे हैं। जितने महंत हैं जो शादीशुदा नहीं किए हुए हैं वे सब शासन चला रहे हैं। फिर हड़प्पा काल में हम लोग वापस जा रहे हैं बच्चे। आ रहा है समझ में ना। कहता है कि शासन दुर्गों के माध्यम से होता था। दुर्ग जहाँ पे समझो कि चारों तरफ से सिटाडेल एरिया होता था, घेर दिया जाता था, वहीं शासक पुरोहित वर्ग रहते थे। राजा को देवता का प्रतिनिधि माना जाता था।
माने ये बता दिया गया था, हे दुनिया वालों, यदि तुम अपने देवता का दर्शन करना चाहते हो तो अपने राजा का दर्शन कर लो। हम देवता के प्रतिनिधि हैं, हमें खुश कर दो तो ईश्वर खुश हो जाएगा। इसलिए सब लोग अपने राजा के प्रति समर्पित होते थे। कटप्पा नाम सुने हो तुम लोग? राजा के प्रति इतना समर्पित है बच्चा कि जिसके लिए वो जान देना चाहता था वही व्यक्ति राजा के पद से हटता है, बाहुबली, उसी का वो जान ले लेता है। क्योंकि जिसके राजा बन जाता है कौन? भल्लाल देव। तो भल्लाल देव की बातें मानता है। बाहुबली फिल्म देखा है कि नहीं रे सर? बहुत बढ़िया। चलो हाँ देख लो, कर के रूप में माने टैक्स के रूप में जनता से अनाज लिया जाता था। उस समय भी टैक्स लिया जाता है बच्चे, आज भी हम लोग टैक्स देते हैं ना। आज तो हर वस्तु पे हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है ना। तो समझ लो कि टैक्स के रूप में क्या लिया जाता था? अनाज लिया जाता था। और शासन प्रक्रिया में धर्म की प्रधानता थी। शासन जो भी होता था धर्म के अनुसार होता था। धर्म ये कहता है कि अगर तुम चोरी किए हो तो उसको ये सज़ा देनी चाहिए, तो वही सज़ा दी जाती थी। आज भी उसी के आधार पर, धर्म के आधार पर ही हमारी न्याय व्यवस्था बनाई गई है बच्चे, ठीक है ना। अगला हम पढ़ेंगे क्या इसमें से? आर्थिक स्थिति। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? हमने क्या सामाजिक स्थिति पढ़ लिए, हम राजनीतिक स्थिति पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? आर्थिक स्थिति। मन में आए तो विशेषता लिख सकते हो, आर्थिक विशेषता, ठीक है ना। कहता सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे तथा व्यापार वाणिज्य पर आधारित था, माने आश्रित था। इसे ठीक से समझना। कृषि भी होता था उस समय, पशुपालन भी होता था बच्चे, ये दोनों काम हुआ करते थे, ठीक है। मैंने बताया कृषि उस समय चालू था, आज भी चालू है। पशुपालन हुआ करता, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे। उद्योग धंधे क्या? चूड़ी बनाना लोग शुरू कर दिए थे, मृण मूर्तियाँ बनाना शुरू करते थे, मृद भांड बनाना शुरू करते थे। मृण मूर्ति माने मिट्टी की मूर्ति, मृद भांड माने क्या समझेंगे? मिट्टी के बर्तन। चाक वगैरह पे समझो कि कुम्हार वगैरह खूब एकदम फलता फूलता था बच्चे। और चन्हू दड़ों में तो समझो कि लिपस्टिक बनते थे, वो महिलाएं खरीदती थी, वो भी व्यापार वाणिज्य था बच्चे। आभूषण के बनते ही थे बच्चे एकदम। लोग पीतल के आभूषण खूब पहना करते थे, एकदम हड्डियों के पहना करते थे, लकड़ियों के पहना करते थे। अरे समझ में ना। और व्यापार वाणिज्य माने समझ लो कि मेसोपोटामिया से भी कई सारी चीज़ें, कहीं से चांदी आयात होता था, कहीं से सोना आयात होता था। सोना तो हमारे ही देश में था बच्चे, अफगानिस्तान वगैरह से, ईरान वगैरह से चांदी आती थी बच्चे। हमारे यहाँ से भी कई सारी चीज़ें जाते थे, हाथी दांत के बने हुए कई सारी चीज़ें बना बना कर हम लोग समझो मेलुहा होते हुए मेसोपोटामिया तक, मगध तक भेजते थे। तो कहता है किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे। इसके अलावा उत्पादन के आधार पर कारीगर, व्यापारी, इसमें कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी गांवों तथा नगरों में निवास करते थे। माने उस समय भी जो नगरों में निवास करता था, तो कौन निवास करता था बच्चे? आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए। जैसे आज भी नगर में जाओगे तो मुख्य तौर पे कौन रहता है? व्यापारी रहते हैं, दुकानदार होते हैं। दुकान खोल लेंगे, आगे मकान, आगे दुकान, पीछे मकान, करके आराम से जीते खाते हैं बच्चे। अब कहते हैं इसमें से कि सिंधु सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के फल फूल, सब्जियां तथा अनाज उपजाया करते थे। इससे सिंधुवासी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी और उपजाते भी थे और बेचते थे। इसीलिए कोयरी, कुर्मी, ये जो जातियां हैं बच्चे, ये सब कहाँ से हैं? हड़प्पा सभ्यता से ही है। किसान जो है हड़प्पा सभ्यता से ही है। दूध भी बेचते थे, यादव कब से हैं? हड़प्पा सभ्यता से ही है। कपड़ा सिलने वाले जो दर्जी कब से है? हड़प्पा सभ्यता से ही है बच्चे। कहते हैं कृषि के साथ साथ लोग पशुपालन पर भी विशेष ध्यान रखते थे। पशुपालन भी उनका मुख्य पेशा था। कृषि और पशुपालन मुख्य पेशा था बच्चे। पशुपालन इस तरह मुख्य पेशा था बच्चे कि लोग पशु रखा करते थे, खुश होते थे तो पशु ही दान दे दिया करते थे। पशुओं के लिए मार हो जाता था बच्चे, तुम्हारा पशु चोर आकर खोल के लेके चला जाता था। अरे समझ में ना, महाभारत में पशु चोरी के कारण भी मार हुआ है, ये भी आगे चल कर पढ़ेंगे हम लोग। मतलब कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का भी विकास किया, जो उसकी नागरिक अर्थव्यवस्था का मुख्य पेशा था। समझ गए आगे बच्चे? उद्योग धंधा ठीक समझ गए। सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन में जो समझते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन में देखो कुंभकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुंभकार किसे कहते हैं? जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। अरे समझ में ना, ये सबसे ज़्यादा ये फेमस था बच्चे। वह अनाज रखने के लिए विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मिट्टी का आज डेहरी वगैरह देखते हो ना तुम लोग, मिट्टी का हड़िया, पत्तू की सुराही, ये सब जो देखते हो,
ये किस काल से बनते आ रहा है? हड़प्पा काल से। उपयुक्त व्यवसायों के अतिरिक्त नाविक, चिकित्सक, मकान बनाने वाले आदि मछुआरों का व्यवसाय भी अधिक महत्वपूर्ण था। ये सब भी महत्वपूर्ण थे बच्चे। इस तरह व्यवसाय और उद्योग धंधों का सिंधु सभ्यता के समुचित विकास कर दिया था। ये सब मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विकास कर दिया। अंतिम इसका पढ़ रहे हैं हम लोग धार्मिक स्थिति। ठीक है बच्चे, पढ़ लो इसको, जल्दी से समाप्त कर देता हूँ मैं इसको। कहता है, इसे समझो, क्या पढ़ेंगे हम लोग? धार्मिक स्थिति। इसका पहले भी वीडियो है, ये भी बना दिया हूँ, इसको देख लें ठीक से। कहता है सिंधु घाटी के लोग प्रकृति और मूर्ति की पूजा किया करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। जहाँ डरते थे, सूर्य से धूप अगर ज़्यादा हो गया है तो डर गए, फिर सूर्य भगवान थोड़ा सा ठंडा हो जाते थे तो सूर्य की पूजा हो गया। प्रकृति की पूजा करते थे और मूर्ति की पूजा करते थे बच्चे। कुछ पत्थर की आकृतियाँ मिली है जो लिंग और योनि की मूर्ति है। माने समझो कि शिव जी की लिंग और योनि की पूजा जो हम लोग करते हैं, किस काल से करते आ रहे हैं? हड़प्पा काल से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं बच्चे। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक स्त्री का अनेक चित्र प्राप्त हुआ है जो पृथ्वी माता के चित्र है। माने एक स्त्री के पेट से, गर्भ से माने समझो कि पेड़ को निकलते हुए दिखाया गया है, जो ये बताता है कि यह धरती माता के रूप में उसको हम लोग पूजा करने लगे। ठीक है बच्चे, पृथ्वी माता हो गई। इस देवी के अलावा एक देवता की भी एक मूर्ति मिली है। एक मूर्ति से उनके 3 तरफ मुख दिखाए गए हैं और वह योगासन में बैठे हैं। इसके सिर के ऊपर 2 सिंह बैठे हैं। इसे पशुपति देव कहा गया है। क्या कहा गया है जी? माने एक ऐसा आदमी है जिसके चारों तरफ माने सिर है, उसे पशुपति देव कहा गया है बच्चे। इसके साथ इस देवता के दोनों ओर 4 पशु हैं। कौन कौन पशु, यही पूछता है। हाथी, सिंह, बारहसिंगा और भैंसा। इसमें एक हटा देगा, कह देगा पशुपति देव के चारों ओर कौन सा जानवर नहीं है? हाथी, सिंह, बारहसिंगा, गाय। क्या लिखेंगे? गाय। गाय नहीं है, बैल नहीं है। हाथी, सिंह, बारहसिंगा और भैंसा। यह मूर्ति शिव या पशुपति की मानी जाती है। किसकी मूर्ति मानी जाती है? इसीलिए शिव जी की पूजा बहुत ज़्यादा होती है बच्चे। पशुपति देव वो हड़प्पा काल में जाने जाते थे, आगे चलकर ये शिव कहला जाएंगे। इस देवी देवताओं के अलावा लोग पीपल, उसके बाद चीता, बकरी, मगरमच्छ, गैंडा और सर्प की भी पूजा किया करते थे। बकरी की भी पूजा करती थी बच्चे। इसीलिए बकरी माने बकरा समझ लो। लोग क्या करते थे, लेकर जाते थे दुर्गा मैया के सामने, अब बकरी के एकदम काट देते थे, बलि दे देते थे, तो उसकी भी पूजा हो गई। जैसे मुसलमान बकरा का पूजा करते हैं ना जी, बकरीद में काट देंगे तो पूजा हो गई, उसको ज़िबा कर देते हैं, कहते हैं कुर्बानी देते हैं। तो इस प्रकार उपयुक्त विशेषताओं ने सिंधु सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का समुचित विकास हुआ। इसमें सिंधु सभ्यता के नागरिक स्वरूप को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा समाप्त होता है बच्चे। इस तरीके से ये पूरा का पूरा कंप्लीट करके आते हो। ठीक है बच्चे।